तो स्टार्ट दिस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो कल जहां पे शुरू किया था वापस वहां से शुरू करते हैं जहां पे कल लीक किया था। तो वे डिस्कसिंग क्या बोलते हैं, कल मैंने एक टर्म यूज किया था आइसोटॉप, है ना। आइसोटॉप इज ऑकरिंग एट द सेम प्लेस। वो कहाँ पे ऑकर कर रहे हैं, दे आर ऑकरिंग एट द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो आइसोटॉप क्या बोलते थे, द न्यूक्लियस हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमने हाइड्रोजन के आइसोटॉप देखे थे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। Then there are other two things which is known as isobars and isotones. Isobars are something like having same mass number but different atomic number. Okay. Atomic number different है मतलब number of protons अलग है, मतलब number of electrons अलग है. That means they are totally different elements. आइसोटोप तो सेम एलिमेंट्स थे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा होगा, इसीलिए वो है। तो आइसोटोप्स तो बेसिकली क्योंकि सेम एलिमेंट है, इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी नियरली सेम होती है, बहुत रेयरली कुछ अलग होती है। लाइक स्टीरियो केमिकल केमिकल स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो, या न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं। बाकी जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एलिमेंट्स की आइडेंटिटी होती है। लेकिन ये तो प्योरली डिफरेंट एलिमेंट है, बस खाली मास नंबर सेम है, इसीलिए इसको नाम दे दिया आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो आइसोबार लिए, ट्रिटियम और हीलियम का। ओके, so this is one example. Isoton is nuclei having the same number of neutrons. Isotons क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर तो अलग होना ही पड़ेगा, नहीं तो सेम एलिमेंट हो जाएगा। सो अपन बोल देंगे डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ओके, तो इसको बोलते हैं आइसोटोन। यहाँ पे वापस से ट्रिटियम और हीलियम का एग्जांपल लिया है। ऊपर वाला हीलियम जो आइसोबार में है और नीचे वाला हीलियम जो आइसोटोन में, वो दोनों आइसोटॉप्स है एक्चुअली हीलियम के। ओके, सेम हीलियम नहीं है, आइसोटॉप्स है। तो ये सब तो खाली क्या बोलते हैं, टर्म्स है जो तुम्हारे को बताई जा रही है। आई डोंट थिंक कि हम्म, कोई इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे एग्जाम में आएगी। जनरली स्टूडेंट को जनरल नॉलेज पहले से ही होता है इन सब टर्म्स के बारे में। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है ना, वो रदरफोर्ड ने निकालने की कोशिश की थी। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने गोल्ड न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था। तो लाइक ही वाज बम्बार्डिंग द अल्फा पार्टिकल, और हर अल्फा पार्टिकल मतलब जो बहुत रेयर में रेयर जो अल्फा पार्टिकल था, वो कुछ डिस्टेंस पे जाके बाउंस होके वापस आ रहा था, और उसको बोला था डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, सो फॉर दिस दिस अल्फा पार्टिकल, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है अल्फा पार्टिकल, जिसको 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बम्बार्ड किया था इसने। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बम्बार्ड किया था। एंड बेस्ड ऑन this type of alpha particle, he said that the size of the nucleus is around 4 into 10 to minus 14 meter. That was the distance of the closest approach
of any alpha particle to the gold nucleus. Okay, this alpha particle, which is of the kinetic energy 5.5 mega electron volt, based on the bombardment of this alpha particle when it reflected back again by 180 degrees, Rutherford predicted that the size of the nucleus is approximately 4 into 10 to the minus 14 meter. Okay. But now the study says that the size of the nucleus is much less than this. Now we have more advanced calculations. Okay. So how Rutherford interpreted that this is the size of the nucleus was that till this boundary, he was expecting that the behavior of alpha particle and gold nucleus was purely influenced by Coulomb's repulsive forces. Okay. In this, what Rutherford is assuming is the deviation and the deviation and behavior of alpha particle in collision with gold nucleus is purely based on electrostatic repulsion or attraction or electrostatic forces. Okay, this was his assumption. So when he bombarded an alpha particle with an energy more than 5.5 mega electron in this region, the behavior was different. So he concluded that, okay, because the alpha particle entered inside the nucleus, maybe now nuclear forces are coming to picture, and that's the reason the behavior has changed. Okay. Rutherford's calculations are based on pure Coulomb repulsion between the positive charges of the alpha particle and the gold nucleus. For the distance at which deviations are set in nuclear sizes can be inferred. Now, by performing a scattering experiment in which fast electrons instead of alpha particles are projectiles that bombard targets made up of various elements, the size of the nuclear various elements have been accurately measured. Okay. So there may be some limitations in the Rutherford experiment. So now in the new experiment, what we do is, instead of bombarding alpha particles, we bombard electrons with different nucleus. Okay. And we are able to find out the exact size of the nucleus. So that means we are exactly able to predict where the electrostatic forces are deviated, where the nuclear forces are coming to picture, and if any other kind of forces, the combination of forces are into place, how will they affect it? Okay. And based on these observations, it is found that the radius of the nucleus is given by the result R is equal to R naught A to the power 1 by 3, where R naught is a constant and A is the mass number. Mass number means number of protons plus number of neutrons. Okay, clear है? R naught की वैल्यू जो है ना,
वो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। आर नॉट इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर अपन वॉल्यूम निकालेंगे न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r cube, assuming that the nucleus is a sphere, है ना, which will be 4/3 pi r0 cube a. So what we see is volume is directly proportional to the atomic number, mass number. Volume is directly proportional to the mass number. And mass number is what? Actually, the mass of the proton and mass of the neutron is nearly 1 AMU, 1.00727 and 1.008. So we can assume that mass of the proton is nearly equal to mass of the neutron is nearly equal to 1 U. That means mass of the nucleus is nearly equal to number of protons plus number of neutrons. That is what? That is equal to A. तो मास कितना हो गया न्यूक्लियस का? मास ऑफ द न्यूक्लियस इज A. तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज A डिवाइडेड बाय 4/3 pi r0 cube, which is 3/4 pi r0 cube. And this is a constant. This is a constant. That means the density of nucleus of all the elements, not of a single, सब elements की जो density है nucleus की, वो nearly equal है, and that is constant. Okay. So the density of the nuclear matter is approximately 2.3 into 10⁻17 kilogram per meter cube. अगर इस R0 के लिए को पुट कर लो यहाँ पे 1.2 into 10⁻⁻50, then what we get is density of the nucleus is 2.3 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब तुम देखो ये न्यूक्लियस कितना हाईली डेंस है। अपने वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है। सो दैट मीन्स जो रदरफोर्ड का भी जो कहना था कि द न्यूक्लियस इज हाईली डेंस एंड पूरा मास वहीं पे, बाकी पूरा एटम का स्पेस जो है एक्चुअली एम्प्टी है, वहां पे डेंसिटी है ही नहीं, मास है ही नहीं। द ऑर्डिनरी मैटर कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स हैज लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, द एंटायर मास इज situated inside the nucleus only. Okay. अब यहाँ पे रहेगा गिवन ऑफ द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 55.85 यू। देख लो यहाँ पे ये 55.85 आ रहा है, 55 और 56 नहीं आ रहा है। क्यों? एक्चुअली अपन मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर रहे हैं ना, लेकिन आयरन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स होंगे। मतलब सेम एटॉमिक नंबर के साथ मास नंबर डिफरेंट होगा जब न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो जब तुम उसका एवरेज करोगे ना, तो दो नंबर का एवरेज विद वेरिंग परसेंटेज जरूरी नहीं कि इंटीजर आएगा। सो दैट इज द रीजन वी फाइंड the mass of the iron nuclei is 55.85 U and its mass number is 56. The number of protons and number of neutrons is 56. Find the nuclear density. So mass of the iron कितना दे रखा है? 55.85 U.
मास ऑफ आयरन दे रखा है अपने को एंड हमारे को 1 यू मालूम है। 1 यू इज 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो मास ऑफ द आयरन तुम निकाल सकते हो 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये मास ऑफ द आयरन आ गया। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। सो r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3। सो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। आर नहीं दे रखा है, आर यहां से निकालना है। r0 8/1/3। r0 हमारे को मालूम है, r0 इज 1.2 इंटू 10⁻15। सो डेंसिटी हो जाएगी 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27। तो ध्यान रख लो, जो यू में दे रखा है, यूनिफाइड मास में दे रखा है, उसको 1 यू से कन्वर्ट किया और पहले तो किलोग्राम में मास निकाला। फिर वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई, रेडियस नहीं दे रखा था तो आर इज r0 8/1/3 वाला रिजल्ट यूज किया। 4/3 पाई r0 क्यूब, r0 की जगह अपन पुट कर लेंगे 1.2 इंटू 10⁻15 का क्यूब इंटू ए दे रखा है 56। एंड नाउ यू डू द कैलकुलेशंस। एंड ऊपर देखो, अभी हमने डेंसिटी निकाली थी 2.3 इंटू 10⁻17, और यहाँ पे कैलकुलेशन से क्या आ रही है 2.29 इंटू 10⁻17। So it is coming out to be 2.29 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अभी अपन ने जो ऊपर लिखा था वो 2.3 इंटू 10⁻17 था। सो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। या तो एग्जाम में क्वेश्चन में एक चॉइस 2.3 होगी, बाकी चॉइस बहुत दूर दूर होगी। लेकिन अगर चॉइस पास पास है, लेकिन 2.0, 2.5, 2.8, 3.1 समथिंग लाइक दिस, देन यू हैव टू डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डेविएशन हो जाए इन वैल्यूज में, इसमें या इसमें। तो वो खाली चेक करना चाहता है कि तुम्हारे को फॉर्मूला आता है और कैलकुलेशन करने आता है, तो तुम्हारे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होगा। सपोज द चॉइस इज 2 इंटू 10⁻17 एंड 2.5 इंटू 10⁻17, दिस इज नॉट गिवन, देन यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। एंड इफ द चॉइस आर वेरी फार 1.5, 2.5, 3.5, then we can directly go with this answer 2.5 into 10⁻17। ओके, अगर तुम्हें वैल्यू याद है एग्जाम में तो। घर पे बहुत बैठ के बहुत ज्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो इनकी। घर पे बैठ के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की, क्योंकि नीट हो या जेई हो, यू हैव टू डू दिस, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशंस। ओके, यहाँ पे कुछ वो दे रखा है स्टेटमेंट, द डेंसिटी ऑफ द मैटर इन न्यूट्रॉन स्टार्स एंड एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट, जो ये लोग स्टडी करते होंगे। ओके, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, न्यूट्रॉन स्टार्स की डेंसिटी is same as, approximately same as this. So we can say that matter in these objects has been compressed to such an extent that they resemble a big nucleus. So they are very different objects, like a kind of black hole जिसकी density बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ कम टू द मास एनर्जी रिलेशनशिप, जो आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप।
तुम लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास कभी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में मास कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता। लेकिन as soon as you come into nuclear physics, mass is not conserved, but there is a conservation of energy and mass. And the relationship is given by Einstein's energy equivalence relationship, which says that E is equal to mc square। अगर m ग्राम मास है, अगर वो इक्विवेलेंट न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, देन द एनर्जी इज ऑफ द फॉर्म mc स्क्वायर। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो अगर 1 ग्राम सब्सटेंस की एनर्जी निकालेंगे तो कितनी आएगी? E इज इक्वल टू 1 ग्राम इज 10⁻³ किलोग्राम इंटू C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 10⁻13 जूल्स। इनॉर्मस, इनॉर्मस कितनी आ रही है? 9 इंटू 10⁻13 जूल। खाली 1 ग्राम मैटर को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, सी दिस एनर्जी इज नॉट कमिंग फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। ये 1 ग्राम को बर्न करने से नहीं मिल रही, वो तो कैलोरिक वैल्यू है तुम्हारी, वो नहीं। दिस इज न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके, न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके अगर न्यूक्लियस के मास में जब गेन या लॉस होता है तो 1 ग्राम विल रिजल्ट इनटू दिस मच ऑफ एनर्जी। This is only achieved in nuclear reactions among nucleons. Okay. Electrons and other more recently discovered particles. Okay, this is again very interesting. अभी तक हम समझते हैं कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसा नहीं होता है। अदर पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड क्वार्क्स हैव बीन डिस्कवर्ड। नाउ हाउ स्टेबल दीज पार्टिकल्स आर, और वो कहाँ कैसे होते हैं, दैट इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च। हमारे एनसीईआरटी बुक में उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इट ओनली सेज मोर रिसेंटली डिस्कवर्ड पार्टिकल्स। मोर रिसेंटली मतलब फिर भी कुछ कुछ तो मेंशन्ड है, लाइक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड क्वार्क्स, विच आर द फ्यू नेम्स जो कि कॉमनली आजकल तुम्हारे को कहीं पे भी सुनने को मिल जाएगा। These particles are also the part of the nucleus. Okay. तो अब जब न्यूक्लियर एनर्जी की रिएक्शन करेंगे तो अपन जब इन्हें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो विल से दैट द इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी आर इक्वल प्रोवाइडेड एनर्जी एज टू द मास इज आल्सो इंक्लूडेड। अब जो मास क्रिएट होगा या डिस्ट्रॉय होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, ओके, सो नाउ मास इज गेटिंग क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो उसका जो इक्विवेलेंट एनर्जी है वो भी तुम्हारे को पिक्चर में लेना होगा। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द न्यूक्लियर मासेस एंड द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर विद अनदर। ठीक है, चलो अपन बाद में करते हैं इसको। सो नाउ वी कम टू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो समझ में आ गया तुम्हारे को? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नहीं सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है? जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस की जो प्रोटॉन है वो अट्रैक्ट करके रखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस फॉर्म्स द एटम विच इज अ बाउंडेड सिस्टम। देन अगर जैसे इलेक्ट्रॉन को एटम एटम को आयनाइज करना है, जैसे हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो वी नो कि हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को
यानी कि हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड हाउ मच ऑफ एनर्जी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, है ना। तो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो ग्राउंड स्टेट में होता है, वो निकल के बाहर आ जाएगा और हाइड्रोजन एटम आयनाइज हो जाएगा। सो दिस इज द एनर्जी वी हैव टू सप्लाई टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसको तुम लोग बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, हाइड्रोजन को आयनाइज करने की। दिस इज सेम एज द बाइंडिंग एनर्जी, कि जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बाउंडेड है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स में है, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को अगर अलग करना है, तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नाउ व्हेन वी कम टू दिस बाइंडिंग एनर्जी, जिसको मैं वापस से अब थोड़ा सा अलग वर्ड यूज करता हूँ जो बुक में यूज है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी की जगह क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ साथ में है। जो भी है, जितने भी प्रोटॉन है, जितने भी न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ, और यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। इवन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेज में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज मच मोर स्ट्रोंगर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जबरदस्त अट्रैक्शन है, ठीक है। तो जब ये इतने हाई न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंडेड है, नाउ इफ यू वांट टू रिमूव इफ यू वांट टू रिमूव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या इफ यू वांट टू ब्रेक दिस न्यूक्लियस, या अगर अपने को इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, break the nucleus into its constituent particles, into its constituent particles, that is प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रेक करना है, तो हमारे को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, दैट इज नॉन एज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करना है या न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तो अलग अलग टर्म्स डिफाइन करेंगे हम अभी। दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, आई ओवर द क्लास हियर ओनली टुडे। आज क्लास जल्दी ओवर कर रहा हूँ। आई विल कंटिन्यू टुमारो अगेन फ्रॉम हियर ओनली।